वेलकम टू इजी लर्न फिजिक्स। मैं इबाद। मैं आपके सामने इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसके बारे में आपको समझाने आया हूँ। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ था कि करंट को किस तरह से हम हीट में चेंज करते हैं और कौन कौन से कंडक्टिंग वायर होते हैं, उसमें उनकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू होती है वो क्या होती है। ओवरऑल लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ था कि हम करंट को हीट में चेंज कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि करंट को किस तरह से मैग्नेट में चेंज किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट एक साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने क्या बताया हुआ है, हम इसमें ये जाने कि करंट को किस तरह से हम मैग्नेट के अंदर चेंज कर सकते हैं और ये भी जानेंगे कि मैग्नेट क्या होता है। तो बायो-सेवर्ट ने सिंपली बताया कि कोई भी हमारे पास कंडक्टिंग वायर है, इस वायर की लेंथ सपोज दैट एल है, हम स्मॉल एल मान लेते हैं। ये आपका जो कंडक्टिंग वायर का जो लेंथ है स्मॉल एल है, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट के लिए हमें स्मॉल क्वांटिटी चाहिए होती है। तो सपोज दैट इसके हम किसी स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट के ऊपर हम कंसिडरेशन करते हैं कि इसका ये टोटल लेंथ अगर इसकी एल है तो इसका एलिमेंट्री हो जाएगा वो डेल्टा एल हो जाएगा, ठीक है। और इस कंडक्टर के अंदर आई एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो बायो-सेवर्ट ने बताया था कि जब किसी कंडक्टिंग वायर के अंदर हम करंट फ्लो करते हैं तो वो मैग्नेट बन जाता है। अब ये मैग्नेट बन रहा है तो हम कैसे पता करेंगे, सपोज दैट इस कंडक्टर से थीटा एंगल पर ये कोई एक ऑब्जर्विंग पॉइंट है P, जो कि इस एलिमेंट्री पार्ट से स्मॉल r डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है। और ये कंडक्टर से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। ये इतना काम आपने समझना है। कोई भी आपका कंडक्टिंग वायर जिसकी लेंथ L है तो एलिमेंट्री पार्ट डेल्टा L होगा, इसमें I एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और इस पार्ट से एलिमेंट्री पार्ट से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक ऑब्जर्विंग पॉइंट है P, जो कि कंडक्टर के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो बायो-सेवर्ट ने बताया कि ये एक मैग्नेट की तरह से काम करना शुरू करेगा या एक मैग्नेट की तरह से काम करेगा। तो ये किस तरह से मैग्नेट बनेगा, तो इसके सराउंडिंग जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किन किन बातों के ऊपर डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फील्ड यानी कि जिसको हम B से सिंबलाइज करते हैं, तो B किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो बायो-सेवर्ट ने बताया था कि वो I यानी कि उसमें जो फ्लोइंग करंट है उसको प्रोपोर्शनल होगा। मतलब यह है कि अगर हम करंट इसको कम इनपुट दे रहे हैं तो ये इसके अंदर मैग्नेटिज्म कम आएगा, और अगर हम ज्यादा करंट फ्लो करा रहे हैं तो ये ज्यादा मैग्नेटिज्म शो करता है। तो B इज प्रोपोर्शनल टू I। दूसरी बात बताया इन्होंने, B इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा L, यानी कि कंडक्टर का साइज जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिज्म आपको देखने को मिलेगा। अगर कंडक्टर छोटा है तो इसके अंदर भी मैग्नेटिज्म आपको कम मिलने वाला है। B इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, यानी कि ये जो एंगल बन रहा है इसके साइन में जो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है वो साइन 90 के केस में होती है। यानी कि ये जब यहाँ पर आएगा, इस पॉइंट पर आएगा, इसके साथ ये जब ये 90 का एंगल होगा उस केस में इसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यानी कि जैसे जैसे हम थीटा को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे ये मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होता हुआ चलेगा। और B इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। 4 पॉइंट है हमारे पास में, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये हमारा सेकंड पॉइंट, ये हमारा थर्ड पॉइंट और ये हमारा फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट में हमने देखा था B इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², जो कि बायो-सेवर्ट ने बताया हुआ है। यानी कि जैसे जैसे हम इसको दूर लेते जाएंगे, इस ऑब्जर्विंग पॉइंट को दूर लेते जाएंगे, वैसे वैसे इसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। कुल मिला के हमारे पास 4 बातें हैं। अगर हम इन चारों को एक साथ लिखते हैं तो B इज प्रोपोर्शनल टू I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन r², ठीक है। अब यहां से प्रोपोर्शनल साइन जब हम हटाते हैं तो B इज इक्वल टू यहाँ एक कांस्टेंट आता है μ0/4π I डेल्टा L साइन थीटा, ये एज इट इज रहेगा, अपॉन r²। तो ये फाइनली बायो-सेवर्ट लॉ से एक फॉर्मूला हमारे पास निकल कर आता है, जहां पे μ0/4π एक कांस्टेंट है, जिसे कि हम
म्यू जीरो को हम बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, यानी कि मीडियम के अंदर किस तरह का कोई आइसोलेटेड सब्सटेंस मौजूद है, लाइक ग्लास, पेपर, है ना, कोई कपड़ा, कुछ भी होगा, सभी की वैल्यू, या एयर या वैक्यूम, मीडियम। ये हमारा एक फॉर्मूला निकल कर आता है जिसमें हमें मालूम पड़ता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो करंट और कंडक्टर की लेंथ के ऊपर, साइन थीटा के ऊपर और उसकी डिस्टेंस के ऊपर, इन 4 पॉइंट्स के ऊपर ये डिपेंड करता है। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है टेस्ला। कुल मिलाकर इस बात को अगर हम पढ़ते हैं, इस बात को अगर हम जानते हैं कि किसी भी नॉर्मल कंडक्टिंग वायर के अंदर अगर हम करंट फ्लो कर रहे हैं, करंट हम फ्लो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें करंट को आगे भेजना है, आगे सर्किट में कोई ऐसी इक्विपमेंट्स हैं या कुछ ऐसी जरूरत की चीजें लगी हुई हैं जहां तक हमें करंट वाली एनर्जी हमें पहुंचानी है, हमें करंट वहां तक पहुंचाना है। लेकिन फर्स्ट चैप्टर में यानी कि चैप्टर नंबर 12 के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं तो हमने क्या देखा कि वहां पर करंट का एक पार्ट उसकी रेजिस्टिव वैल्यू के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली हीट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि अगर हम फैन को चला रहे हैं तो फैन के अंदर हमें एक मैग्नेटिज्म पैदा करना होता है जिससे कि वो फैन चलता है। लेकिन वहां पर भी हम क्या देखते हैं, करंट का एक पार्ट हीट के अंदर कंज्यूम हो जाता है। यहां पे हमने देखा कि अगर हम कोई भी वायर के अंदर जब हम करंट फ्लो करते हैं तो करंट फ्लो करने से करंट का एक पार्ट अगर हम नहीं भी बना रहे हैं, अगर हम उसको मैग्नेट नहीं भी बना रहे हैं तो भी नॉर्मल वायर के अंदर अगर हम करंट फ्लो करते हैं तो करंट का एक छोटा सा पार्ट जो है मैग्नेट के अंदर चेंज हो जाता है। लाइक हमारे घरों में जो भी वायरिंग होती है, हमारा स्विच बोर्ड होता है या कोई भी हमारे ऐसी जगह जहां वायर हो और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही हो, हम उसमें देखते हैं या हम उसमें देख सकते हैं कि उसके अंदर भी एक मैग्नेट बन रहा है। आगे हम थोड़ा सा आपको अभी कंपास के बारे में, मैग्नेट के बारे में और गैल्वेनोमीटर के बारे में बताने वाले हैं। तब आप अपने सराउंडिंग आप इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपके पास कोई भी नॉर्मल वायर है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, वो एक मैग्नेट की तरह से काम करता है। ओवरऑल अभी हमने ये जाना कि हमारे पास कोई भी कंडक्टिंग वायर है, उस वायर के अंदर अगर हम करंट फ्लो करते हैं तो वो हीट में तो चेंज होगा ही होगा, थोड़ा पार्ट करंट का, लेकिन थोड़ा पार्ट मैग्नेट के अंदर भी चेंज हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी आ जाएगी। चलिए अब हम यहाँ पे इसका यूज हम देख लें कि इसका यूज हम कहाँ देख सकते हैं, कहाँ हम देखेंगे। लाइक अगले वीडियो में आपको सोलेनॉइड के बारे में बताया जाएगा। लाइक हमने क्या किया, एक कंडक्टिंग वायर लिया और चूंकि वायर बहुत लंबा ना हो जाए, हमने क्या किया, इसको स्पाइरल फॉर्म में बैंड कर दिया और यहां हमने इसको करंट इनपुट कर दिया और यही एडजस्टमेंट हमारे पास अब अगले वीडियो में देखेंगे। ये सोलेनॉइड कहलाता है। क्या कहलाता है? सोलेनॉइड कहलाता है कि ये एक सोलेनॉइड बन गया। हमने यहाँ पे क्या किया है, ये जो डेल्टा एल हमारा टर्म है ये बता रहा है कि लेंथ जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा ये इफेक्टिव मैग्नेट बनेगा। तो अगर हम इतना लंबा वायर लेते हैं तो इसके कंपैरेटिवली वायर छोटा हो जाएगा। लेंथ को इंक्रीज करने के लिए हमने क्या किया, इसको स्पाइरल फॉर्म में चेंज कर दिया। ठीक है, और यहां हम इसके अंदर एक आई एम्पियर का सपोज करंट दे रहे हैं, ये वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। जब इसके अंदर करंट पहुंचेगा तो इससे क्या होगा, ये जो सोलेनॉइड है ये एक मैग्नेट की तरह से काम करना शुरू कर देगा। तो सबसे पहले हमारे सामने एक बात आती है कि हम मैग्नेट को क्या समझते हैं। मैग्नेट जैसे कि हम लोग अपने बहुत सारे कामों में यूज करते हैं, हमारे सराउंडिंग कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो मैग्नेट का जरूर होता है। कुछ बच्चों के टॉयज भी, कुछ एंटरटेनमेंट के सामान भी होते हैं जो मैग्नेट से रिलेटेड होते हैं। और बच्चों को स्टार्टिंग में जब बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं, छोटे बच्चों के जो टॉयज होते हैं उनमें मैग्नेट का बहुत एक इंपॉर्टेंट काम होता है। बहुत सारी जगह देखते हैं कि मैग्नेट से बच्चों को बहुत ज्यादा उसमें इंटरेस्ट भी आता है। तो अगर हम अपने बारे में नॉर्मल बात करें तो मैग्नेट कितने तरह का होता है, शेप के अकॉर्डिंग। बार मैग्नेट, हमारा हॉर्स शू मैग्नेट, दूसरा हमारा हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट मतलब यू शेप में होता है, हॉर्स शू की तरह से। हॉर्स शू बेसिकली हॉर्स के पैरों में
कुछ आयरन का, कुछ मेटल का, कुछ ऐसा लगा दिया जाता है, ठोंक दिया जाता है जिससे कि उनके पैर ना घिसे। तो हॉर्सशू मैग्नेट होता है, एक हमारा सर्कुलर मैग्नेट होता है, शेप कोई भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये जो सोलेनॉइड है ये मैग्नेट की तरह से काम करना शुरू कर देता है। तो हम आपको यहाँ पे इतना ब्रीफ करना चाहते हैं कि मैग्नेट क्या काम करता है, हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्या स्टैंडर्ड है कि वो मैग्नेट है। तो हम यहाँ पे सपोज बार मैग्नेट ले लेते हैं। तो बार मैग्नेट के केस में अगर हम देखते हैं, ये हमारे पास इस तरह से जो मैग्नेट होता है, नॉर्मली हमें लैब में यूज किया जाता है बार मैग्नेट। तो इसके दो एंड्स होते हैं, एक हमारा नॉर्थ पोल कहलाता है, दूसरा हमारा साउथ पोल कहलाता है। यानी कि कोई भी मैग्नेट किसी भी शेप का होगा, किसी भी साइज का होगा, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मिलेगी आपको, कि आपको उसके अंदर दो पोल मिलेंगे, एक हमारा नॉर्थ होता है, दूसरा हमारा साउथ पोल होता है। और आगे अगर हम देखते हैं कि मैग्नेट से लगातार मैग्नेटिक लाइंस निकल रही होती हैं इस तरह से, जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट दो तीन पॉइंट हैं इसके, कि लाइक ये मैग्नेटिक लाइंस क्या होती हैं, बहुत मैग्नेट के पास होती हैं, बहुत पास होती हैं, बहुत डेंसर होती हैं। और जैसे जैसे हम मैग्नेट से दूर जाते हैं तो ये लाइंस जो हैं दूर दूर होना शुरू हो जाती हैं, रेयरर होना शुरू हो जाते हैं। और इनका जो डायरेक्शन होता है नॉर्थ से साउथ की तरफ ही होता है हमेशा। इनका ये डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। और मैग्नेट के पास जो है ये बहुत डेंस होती हैं, और जैसे ही मैग्नेट से दूर जाते हैं तो ये रेयरर होना शुरू हो जाती हैं। इस तरह की लाइंस आपने, ये मैग्नेटिक लाइंस आपने देखे होंगे। ये जो मैग्नेटिक लाइंस हैं, इन मैग्नेटिक लाइंस को आप 12th में आके आप बोलेंगे फ्लक्स। अब और एक बात कि अगर आपके पास कोई मैग्नेट है और उस मैग्नेट को आपने क्या किया, बीच में से ब्रेक कर दिया, ये आपका नॉर्थ और ये आपका साउथ, आपने क्या किया, इसको बीच में से ब्रेक कर दिया इस तरह से, तो ये नॉर्थ अलग हो जाएगा और साउथ अलग हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, जैसे हम इसको ब्रेक करते हैं तो अपोजिट एंड पे दूसरा पोल ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है, यानी कि नॉर्थ इधर आ जाएगा, इसके इधर साउथ आ जाएगा। यानी कि हम मैग्नेट के साइज को कितना भी छोटा करते हुए चलें, लेकिन उसके अंदर हमेशा आपको दो पोल ही मिलते हैं, ठीक है। इतनी बात आई होप आपको मैग्नेट के बारे में समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि कोई चीज मैग्नेट है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि वो मैग्नेट है, ठीक है। तो मैग्नेट से चूंकि लगातार मैग्नेटिक लाइंस निकल रही होती हैं, अगर हम इस फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंपास तो आप सारे लोग समझते होंगे, देखा होगा, बहुत सारी वॉचेस आती हैं, कंपास अलग से भी आते हैं जो कि मैग्नेट के नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाते हैं, ठीक है। आज के टाइम में बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशंस भी आ रहे हैं, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। कुछ फोन्स होते हैं जो पुराने हैं, कुछ फोन उसके अंदर ये एप्लीकेशन प्रॉपर वर्क नहीं करता है, लेकिन जो कुछ एडवांस फोन है उनके अंदर ये काम करता है, कंपास 360। और इस तरह से बहुत सारे आप कंपास प्ले स्टोर में डालते हैं तो बहुत सारे एप्लीकेशंस आपके पास आ जाते हैं। उनमें से किसी भी एप्लीकेशन को, एक दो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके देखिए यूज करके, तो वो मैग्नेट से बेसिकली, इसमें क्या होता है, कंपास में क्या होता है, एक निडल लगी होती है, बहुत हल्की सी, बहुत लाइट मैग्नेटिक निडल होती है। अगर आप इस निडल को मैग्नेट के पास लेकर आएंगे तो ये डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है, हिलने लगती है बहुत तेजी के साथ में। और अगर आप दूर हैं तो डिफ्लेक्शन हल्का होगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये नॉर्मली हमने मैग्नेट के बारे में आपको बताया हुआ है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट मैग्नेट है, यानी कि मैग्नेट बताया नहीं जा रहा है, आप कैसे पता करते हैं कि उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पता करने के लिए लाइक जो हमारे पास स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड क्या है कि ये सपोज नॉर्थ, ये साउथ। तो पहला क्या है, अगर हमारे पास कंपास नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसको बीच में से किसी थ्रेड से बांध के अगर हम इसको लटका देते हैं और थोड़ा सा घुमा के छोड़ देते हैं, तो हमेशा इसका एक पॉइंट क्या होगा, नॉर्थ की तरफ, और दूसरा जो है साउथ की तरफ। यानी कि जब ये अपनी स्टैटिक कंडीशन में आएगी तो हमेशा उसका जो होगा सेम एक डायरेक्शन होगा, उस डायरेक्शन में ही आके वो रुकती है, ठीक है। और आप इसको 10 बार, 20 बार, 50 बार, कितने ही बार आप इसको घुमा के छोड़ेंगे तो इसका जो हमेशा जो रुकने का डायरेक्शन होगा वो एक ही डायरेक्शन होगा, यानी कि साउथ वाला नॉर्थ में, नॉर्थ वाला साउथ में, यानी अपोजिट एंड के अकॉर्डिंग ही एक सेम पोजीशन में आके रुकेगा। दूसरा ये है
कि हम इसके पास कंपास लेकर आएंगे तो कंपास पास में लाते ही इसके अंदर क्या होगा, डिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा, यानी कि ये नॉर्थ को दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यानी कि हम इन दो मेथड से पता कर सकते हैं कि कौन सी ऑब्जेक्ट के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, हम यहाँ पे सोलेनॉइड हमने एक एडजस्टमेंट बनाया हुआ था नॉर्मल कंडक्टिंग वायर को लेकर, तो इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई हैं। इसका मतलब क्या है कि वो मैंने मैग्नेट के बारे में आपको बता दिया कि जिस तरह से मैग्नेट बिहेव करता है इस तरह से ये भी बिहेव करेगा, और जब तक बिहेव करेगा जब तक कि इसके अंदर करंट फ्लो होगा, ये परमानेंट मैग्नेट नहीं बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे था, ये करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लाइक जब करंट होगा ही नहीं, लाइक अगर हम ये सेल नहीं लगाएंगे तो करंट जनरेट नहीं होगा, तो करंट फ्लो नहीं होगा, तो फिर आगे ये मैग्नेटिक नहीं रहेगा बिल्कुल भी। तो जब हम इसके अंदर करंट फ्लो कर रहे हैं बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग, हम देखते हैं कि एक मैग्नेट की तरह से काम करेगा। तो मैग्नेट की तरह से काम करेगा इसका मतलब क्या है कि इसका एक एंड जो है वो नॉर्थ होगा, दूसरा एंड क्या हो जाएगा, साउथ होगा। एक एंड होगा नॉर्थ और दूसरा होगा साउथ। अगर हम यहाँ सेल पे पोलरिटी यहाँ पे माइनस रखते हैं तो उस डायरेक्शन में नॉर्थ आएगा। जैसे कि देखिए यहाँ माइनस रखा हुआ है तो यहाँ पे आ गया है नॉर्थ, और ये इसकी इससे लगातार क्या होगा, उस केस में मैग्नेटिक लाइंस निकल जाएंगी। और मैग्नेटिक लाइंस के केस में क्या बताया हुआ था, मैग्नेटिक लाइंस का जो डायरेक्शन होता है हमेशा नॉर्थ टू साउथ होता है, और ये मैग्नेट के पास बहुत डेंस होते हैं। ठीक है, इस तरह से मैग्नेट के केस में बताया हुआ था। अब चूंकि डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जाएंगे क्योंकि नॉर्थ हमारा दूसरी डायरेक्शन में है, तो इस तरह से ये रहेगा। ठीक है, सोलेनॉइड के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा कुछ इस तरह से ही बना सकते हैं। आउटर मैग्नेटिक फील्ड हमारा सर्कुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक मैग्नेट बन गया है। हालांकि मैग्नेटिक लाइंस हमें आंखों से तो नहीं दिखाई देने वाली हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये दो मेथड्स हैं कि इन दो मेथड्स से हम पता कर सकते हैं कि ये जो बायो-सेवर्ट ने जो बात कही हुई है ये बात सही है या गलत है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सोलेनॉइड को हम किसी भी तरह से हम इस फॉर्म में लटका देंगे, हैंग कर देंगे, तो उस केस में जब हम इसको घुमा के छोड़ेंगे 10 बार 20 बार या 100 बार, तो हमेशा इसका जो पोजीशन होगा रुकने का वो सेम पोजीशन होगा। या ये करना बहुत आसान नहीं है सोलेनॉइड के केस में, हाँ, लेकिन ये बहुत आसान है कि अगर हम इसके पास कंपास लेकर आते हैं। कंपास नहीं, अभी मैंने आपको बताया हुआ था, आप अपने मोबाइल में कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं कंपास का, तब आप सोलेनॉइड के पास आप इसको लेकर आएंगे, तब आप क्या देखेंगे कि आपके सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। और ये पता कैसे चलेगा, आपको कंपास से पता चलेगा। यानी कि जैसे आप कंपास पास में लेकर आएंगे तो उसके अंदर तेजी के साथ डिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा। अब हम इसके थोड़ा सा एक नॉर्मल प्रैक्टिकल के ऊपर बात करते हैं कि लाइक ये एडजस्टमेंट बनाना, लाइक आप इस टॉपिक को अभी पढ़ रहे हो, अभी आपके दिमाग में आएगा कि चलो इसको बना के देखा जाए, करके देखा जाए। तो आई थिंक इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे वायर्स होते हैं जिनके अंदर करंट फ्लो हो रहा होता है। सबसे मेन जो चीज है वो क्या है कि अगर हमारे घर में जो स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे तार मौजूद होते हैं, बहुत सारे वायर्स मौजूद होते हैं। अगर आपने अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया, सपोज आपने कंपास 360 डाउनलोड कर रखा है, और कंपास 360 को डाउनलोड करने के बाद में क्या करिएगा, आप नॉर्मल आप जब उसे देखते हैं, जिस पोजीशन पे आप मौजूद हैं आप उस पर देखते हैं, तो उसके अंदर जो डिफ्लेक्शन होता है वो बहुत थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होता है। लेकिन जैसे ही आप उसको स्विच बोर्ड के पास लेकर जाओगे, जहां बहुत सारे वायर्स मौजूद हैं जिनके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है उसके अंदर, तो उसके अंदर जैसे जैसे आप उसके पास जाएंगे तो उसके अंदर डिफ्लेक्शन तेज हो जाएगा। दूर जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड से आप बाहर आ रहे हैं तो इसलिए डिफ्लेक्शन नहीं होगा, और जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे, यहाँ पे आप जब दूर होंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रेयरर मैग्नेटिक फील्ड है, तो वहां डिफ्लेक्शन कम मिलेगा। जैसे जैसे आप उसके बहुत पास चले जाएंगे, आप बिल्कुल स्विच बोर्ड के पास में अपने सेल फोन को लेकर जाएंगे, फोन को लेकर जाएंगे, तो आप क्या देखते हैं कि उसके अंदर जो एप्लीकेशन है कंपास वाला, उसके अंदर बहुत तेजी के साथ डिफ्लेक्शन शुरू हो जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको इसके बारे में बात करते हैं कि इसके ऊपर जो यूजेस हैं हमारे, या कुछ मीटर्स हैं करंट से रिलेटेड, उसके बारे में हमें थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। लाइक कोई भी इक्विपमेंट है, क्योंकि यहाँ पर बिना फिजिक्स में
बिना मेजर के तो कोई काम ही नहीं चलता है। लाइक कोई इस तरह का आपने वी बना हुआ देखा होगा, एक मीटर आपने इस तरह का, ये वोल्ट मीटर होता है, ये वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर यानी कि ये किसको बताएगा, वोल्टेज को बताएगा। वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस होता है, वोल्टेज होता है, यानी कि इसका हमेशा जो जब इसमें करंट नहीं होगा, यानी कि जब हम मेजर नहीं करेंगे तो ये इसके जो नंबर्स होते हैं वो जीरो से इंक्रीज हो रहे होते हैं, यानी कि ये हमेशा जीरो पे मिलेगा। सेकंड वन इज अमीटर, ए बना हुआ मिलेगा आपको इस जगह, ये भी जीरो से स्टार्ट होगा। एक्चुअली मैं आपको कुछ और बताने वाला हूँ कि वहां पर हम किस तरह से इसको यूज करते हैं। ये हमारा अमीटर, ठीक है, ये अमीटर करंट की वैल्यू को बताता है, ठीक है। एक टर्म होता है हमारे पास वोल्टेज और एक टर्म होता है हमारे पास करंट। और मैं जो आपको बता रहा हूं वो बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फिजिक्स प्रैक्टिकल में या फिजिक्स की लाइफ में, प्रैक्टिकली लाइफ में इसका बहुत यूज होता है। यहाँ आपको जी मिलेगा बना हुआ और इसकी जो निडल होगी बिल्कुल बीचों बीच में होगी, एक तरफ पॉजिटिव करंट और एक तरफ नेगेटिव करंट। तो ये कहलाता है हमारा गैल्वेनोमीटर कहलाता है, ये हमारा कहलाता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो जब हमारे पास पॉजिटिव करंट आएगा तो ये निडल इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगी और नेगेटिव करंट होगा तो इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी कि ये सर्किट में अगर कहीं आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, करंट से रिलेटेड कर रहे हैं, तो अगर आप वहां कोई भी रेजिस्टेंस या कोई लोड लगाते हैं और बहुत थोड़ा सा करंट जनरेट होता है तो उससे आप पहचान नहीं पाते हैं। तो गैल्वेनोमीटर सिर्फ का काम इतना है, इतना बताने का, ये मेजरिंग डिवाइस नहीं है, ये सिर्फ एक आइडेंटिफाई करने की एक डिवाइस है कि सर्किट के अंदर करंट है या नहीं है। अगर थोड़ा सा भी करंट होता है तो गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन होगा। जिस तरह से हम कंपास में डिफ्लेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ये मैग्नेटिज्म के केस में डिफ्लेक्ट करता है और ये करंट के केस में डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। और अगर आपके पास इसका जो ऑप्शन होता है, अगर आपके पास ये गैल्वेनोमीटर नहीं है तो आप हेडफोन का यूज कर सकते हैं। हेडफोन का यूज कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है। और इस टॉपिक में, इस वीडियो में आपने देखा, आपने बायो-सेवर्ट लॉ देखा जिसमें आपने ये पता किया कि कोई भी नॉर्मल हमारे पास कंडक्टिंग वायर है उसका एक पार्ट ऑटोमेटिकली करंट के अंदर चेंज हो जाता है। फिर उसका एप्लीकेशन आपने देखा सोलेनॉइड के, सोलेनॉइड को किस तरह से मैग्नेट में चेंज किया जाता है, यानी कि कोई भी वायर किस तरह से मैग्नेट के अंदर चेंज हो जाता है। फिर आपने यहाँ पे मैग्नेट के बारे में पढ़ा, ठीक है। और फिर मैग्नेट के बारे में जानने के बाद आपने देखा, आई थिंक आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा कि सोलेनॉइड एक मैग्नेट की तरह से काम करता है। फिर मैंने आपको यहाँ पे 3 मीटर्स, वोल्ट मीटर, अमीटर और गैल्वेनोमीटर के बारे में बताया। वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस है, ये करंट मेजरिंग डिवाइस है मीटर, और गैल्वेनोमीटर आइडेंटिफिकेशन डिवाइस है कि सर्किट में अगर थोड़ा सा भी करंट होता है तो वो बताएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि ये जो कंडक्टर्स होते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर्स होते हैं, तो उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है। उसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा, इसके एप्लीकेशंस बताए जाएंगे। एक एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक मोटर और दूसरा एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक जनरेटर।